Greetings of the day, everyone. Today we are starting a chapter in class 10th, The Diary of Anne Frank by Anne Frank. This presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. The Diary of Anne Frank. Students, this chapter is completely devoted to one person, that is Anne Frank. ये पूरा का पूरा चैप्टर एक लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा है जिनका नाम है एन फ्रैंक। बच्चों, इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और इनकी डेथ के बारे में कंफर्म नहीं है, मे बी इन फरवरी और इन मार्च 1945। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ इनके जीवन के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये थी एक लिटिल जूइश गर्ल, जूइश मीन्स यहूदी गर्ल। और अगर तुमने सुना हो हिटलर का नाम, तो हिटलर यहूदियों से, जूइश लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। 1933 में हिटलर पावर में आ गया जर्मनी के अंदर, और जो एन फ्रैंक के पिताजी थे ओटो फ्रैंक, उन्होंने सोचा अब हिटलर तो इन्हें मार देगा क्योंकि ये भी जूइश हैं और हिटलर यहूदियों से नफरत करता है। तो उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और वो नीदरलैंड्स जाकर रहने लगे। बच्चों, हिटलर जूइश लोगों को जहरीली गैस सुंघाकर मार देता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। 1939 के अंदर पूरा यूरोप जीत लिया हिटलर ने और नीदरलैंड्स भी अब उन्हीं के कब्जे में आ गया। 12 जून 1942 एन फ्रैंक का बच्चों 13वां बर्थडे था, जहां से हमारी कहानी शुरू होगी। और उस दिन उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, उनमें उन्हें एक डायरी भी मिली, जिस डायरी की बात हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे, जिसी डायरी की वजह से इसका नाम पड़ा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। बच्चों, उस समय जब 1939 के अंदर 1939 के अंदर जब हिटलर ने यूरोप जीत लिया था, तब ओटो फ्रैंक कंफर्म हो गए कि अब वो भी नहीं बचेंगे, हिटलर उनकी फैमिली को भी मार देगा। तो बच्चों, वो 2 साल तक उनके घर में छुप कर रहे। वो घर में कोई आवाज़ भी नहीं करते थे, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया इस घर में जूइश रहते हैं तो पक्का उन्हें पकड़ लिया जाएगा और मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बच्चों, लेकिन अगस्त 1, 1944 1 अगस्त 1944 को किसी ने बता ही दिया आखिरकार कि उस घर में लोग रहते हैं, वो भी जूइश। तो इन्हें पकड़ लिया गया बच्चों, पूरी फैमिली को। इनकी फैमिली में थे इनके पापा, इनकी मदर, इनकी बड़ी बहन और ये खुद। पूरी फैमिली के पिक्चर्स में तुम्हें आगे शेयर करूंगी जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। और इन चारों को बच्चों डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। डिटेंशन सेंटर इनको सितंबर 1944 में मालगाड़ी के अंदर बैठाकर जर्मन पुलिस के द्वारा ले जाया गया। बच्चों, ये डिटेंशन सेंटर या कॉन्सेंट्रेशन सेंटर क्या होते थे? यहाँ पर जहरीली गैस देकर यहूदियों को, जूइश लोगों को मार दिया जाता था। बच्चों, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम शुरू हुई। मार्गोट उनकी बड़ी बहन का नाम था और ये खुद एन, इन्हें तो दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया और उनके पिताजी और उनकी माताजी को अलग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। अब ये एक दूसरे से बिछुड़ चुके थे। इनकी बहन मार्गोट और एन को दूसरे जिस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया था बच्चों, वहाँ पागलों का कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, वहाँ पागल लोग रहते थे। वहाँ बहुत ठंड पड़ती थी और वहाँ पर उन्हें लकड़ी के ऊपर सुलाया जाता था, और जो चादर ओढ़ने को दी जाती थी ना बच्चों, वो भी कीड़ों से भरी हुई होती थी। ना तो भरपेट खाना मिलता था, बल्कि अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। वहाँ पर सारे लोग बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। और फाइनली 1945 के अंदर इतना दुख दर्द सहते हुए मार्गोट, इनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई और कुछ दिन बाद एन फ्रैंक की भी मृत्यु हो गई। इनकी माँ भी मर गई। केवल चारों में से इनके पिताजी जीवित रहे, जिनका नाम था ओटो फ्रैंक। और फिर जब सब कुछ ठीक हो गया, ये अपने घर लौट आए। वहाँ पर इनके दोस्त ने एन फ्रैंक द्वारा लिखी हुई डायरी इनको दी, और ओटो फ्रैंक जानते थे कि उनकी बेटी राइटर बनना चाहती है, इसलिए उन्होंने उस डायरी को अमेरिका के थ्रू पब्लिश कराया, और जिसका नाम पड़ा डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो उसी डायरी से बच्चों कुछ भाग तुम्हारे लिए यहाँ पर लिया गया है, जिसको तुम आज पढ़ोगे, जो कि लिखा गया है बाय एन फ्रैंक। अब मैंने तुम्हें सारी चीज़ बता दी है, तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें मैं शुरू में ही बताना चाहूँगी। बच्चों, तुम एक डायरी वर्ड अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, स्पेलिंग को ध्यान करो, DIARY। बच्चों, इंग्लिश में 2 डायरी होती हैं। एक तो यही डायरी DIARY, डायरी तुम्हें पता ही है, कुछ भी लिखने के लिए जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डायरी। और बच्चों, एक होता है डायरी DAIRY,
बहुत बच्चे ना गलत करते हैं, इस डायरी की जगह वो लिख देते हैं, उसकी जगह ये लिख देते हैं। वो जो दूसरा डायरी होता है ना बच्चों, DAIRY, वो होता है वो जगह जहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे दूध मिलता है। देखो दूध की डायरी है ना, कहते हैं ना डायरी में से दूध ले आओ। और अगर तुमने वो चॉकलेट खाई हो, बच्चों की फेवरेट होती है डेयरी मिल्क, तो उसकी भी स्पेलिंग ध्यान करना, DAIRY। तो बच्चों दोनों डायरी अलग अलग हैं। DIARY डायरी मीन्स डॉक्यूमेंट, कागज़ों का समूह जिस पे हम कुछ लिखते हैं, और DAIRY वो जगह जहाँ मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे वो चॉकलेट भी दूध से बनी होती है, तो DAIRY डायरी। ठीक है, तो याद रखना बच्चों इन दो वर्ड्स को। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एक डायरी के अंदर लिखना एक बड़ा ही स्ट्रेंज, अजीब सा अनुभव है मेरे जैसे के लिए। मेरे जैसे के लिए यहाँ पर कौन लिख रहा है ये बात? ये एन फ्रैंक लिख रही है बच्चों। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। अब वो कहती है केवल इसलिए नहीं कि डायरी लिखना मुझे अजीब लग रहा है, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि किसको मेरी म्यूजिंग्स के अंदर 13-year-old स्कूल गर्ल, 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की म्यूजिंग्स बच्चों चिंतन, थिंकिंग के अंदर, थिंकिंग को पढ़ने का शौक होगा। आई थिंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा एक 13 साल की लड़की ने क्या लिखा। बच्चों मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, ये जो डायरी थी 12 जून 1942 को इनका 13वां बर्थडे आया था एन फ्रैंक का, तब इन्हें गिफ्ट के रूप में डायरी मिली थी और इन्होंने 12 जून 1942 से ही ये डायरी लिखनी शुरू कर दी थी और इन्होंने ये डायरी लिखी है 1 अगस्त 1944 को। याद करो मैंने शुरू में क्या बताया था, 1 अगस्त 1944 तक को ही अपने घर में थी। इनके बाद इनको जर्मन पुलिस ने पकड़ लिया था और कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया गया था। तो इन्हीं कुछ सालों का विवरण इनकी डायरी के अंदर है। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing. I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो ज़रूर लिखूँगी मेरी डायरी, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत मुझे ये है कि मैं अपनी चीज़ों को ऑफ माई चेस्ट यानी कि दिल में भरी हुई बातों को कागज़ पर उकेर दूँ। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ मेरी डायरी लिखना, कहती हैं एन फ्रैंक। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। बच्चों ये जो पर्टिकुलर लाइन अभी अभी एन फ्रैंक ने लिखी है ना, ये इनकी बहुत ही फेमस लाइन है और इस पर्टिकुलर लाइन पे हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल से आप क्या समझते हो। पहले इसकी हिंदी लाइन समझो। पेपर, कागज़ के अंदर ज़्यादा पेशेंस है, सहन शक्ति है लोगों से। लोगों के अंदर सहन शक्ति की कमी है, कागज़ के अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अब इस लाइन को एक्सप्लेन करना आ जाता है कई बार पेपर के अंदर, तो सुनो ध्यान से, इसकी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ मैं तुम्हें सिर्फ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। बच्चों वी ऑलवेज वॉन्ट टू शेयर आर फीलिंग्स। हम हमेशा अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। वी वॉन्ट अ पेशेंट लिसनर। हम चाहते हैं कि कोई ध्यान से हमारी सारी बातों को सुने। बट टू फाइंड सच अ पेशेंट लिसनर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो ध्यान से पूरा मन लगा के हमारी बातों को सुने, ऐसा मिलना तो बहुत मुश्किल है। एवरीबडी कैन नॉट बी अ पेशेंट लिसनर, क्योंकि कोई भी आदमी हर समय हमारी हर बात को नहीं सुन सकता। बट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। लेकिन कागज़ के पास ज़्यादा सहन शक्ति है लोगों से। इट विल रिसीव पेशेंटली वट एवर वी हैव टू से। जो भी हम कहेंगे वो सहन शक्ति रखेगा और सारी की सारी बातें सुनेगा। वो हमें कभी बुरा फील नहीं कराएगा, वो हमेशा हमारी बात को सुनेगा। क्योंकि जब भी हम पेपर पर लिखते हैं, पेपर हमें कुछ भी नहीं कहता, वो हमें कहता है लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एक्सप्लेनेशन को तुम ध्यान रखा जो मैंने तुम्हें भी बताई है। I thought of this saying one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. ये लाइन मैंने उस दिन सोची थी जब मैं बैठी हुई थी, मैं थोड़ी डिप्रेस थी, सैड थी, उदास थी। मेरे घर में मैं बैठी हुई थी, मेरी चिन यानी कि मेरी जो ड्योटी है वो मेरे हैंड के ऊपर थी, मतलब ठोडी के ऊपर अपना हाथ लगाकर वो बैठी थी, बोर हो रही थी। और लिस्टलेस का मतलब होता है बच्चों विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट। कोई भी उनके अंदर एनर्जी नहीं थी कुछ करने की और उदास सी बैठी थी, कोई मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी करने का।
सोच रही थी घर में रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मैं घर में ही रही। ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग, सोचती रही। Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone also read this stiff packed notebook, पेपर के अंदर बहुत सहन शक्ति होती है और वैसे भी मैं किसी को भी अपनी स्टिफ्ड बैग्ड नोटबुक, बच्चों स्टिफ बैग नोटबुक का मतलब होता है बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल ट्रू नोटबुक, डायरी नहीं पढ़ने दूंगी। ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी, जिसको मैंने कहा है डायरी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, केवल मुझे कभी कोई सच्चा दोस्त मिलेगा ना, उसी से मैं शेयर करूंगी अपनी डायरी को, और मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिग डिफरेंस, और वैसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है बहुत बार कि उन्होंने डायरी लिखना शुरू क्यों किया। एन फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू क्यों किया, तो उन्होंने अभी बता दिया, बिकॉज शी डजंट हैव अ फ्रेंड। उनका कोई दोस्त ही नहीं था बच्चों, जिनको वो अपनी सारी दिन प्रतिदिन की बातें सुना सकें, कह सकें, अपने मन की फीलिंग्स शेयर कर सकें, इसीलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। बच्चों देखिए ये है एन फ्रैंक विद अ डायरी, और जिस डायरी की पिक्चर मैंने यहाँ पर लगा रखी है ये ओरिजिनल डायरी है एन फ्रैंक की। इसी डायरी में इन्होंने ये सब कुछ लिखा था। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब मैं आपको आराम से समझाती हूँ, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं मानेगा कि 13 साल की लड़की इस पूरे विश्व में अकेली है। क्या उसके पास कोई नहीं है जिससे वो बात कर सके? आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं और एक 16 साल की एक बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे पास ऐसे 30 लोग भी हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। एंड देयर आर अबाउट एंड आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड गुड होम। मेरे पास बहुत प्यार करने वाली आंटीज़ हैं और एक बहुत अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन टू फ्रेंड। आपको लग रहा होगा मेरे पास सब कुछ है, सतह के ऊपर मेरे पास सब कुछ है, केवल एक चीज़ की कमी है, एक सच्चा दोस्त। All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. But मेरे कई दोस्त भी हैं, लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ उनसे मैं ऑर्डिनरी डेली लाइफ की बातें करूँ, उनको बताऊँ मेरे साथ क्या बीत रहा है, लेकिन मैं उनके सामने खुलकर अपनी बातें नहीं रख पाती हूँ। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट बट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। शायद ये मेरी ही गलती है। फॉल्ट मीन्स गलती, वी डोंट कन्फाइड मीन्स हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। चीज़ें ऐसे ही हैं मेरे साथ, मैं जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती, और दुर्भाग्यपूर्वक ये चीज़ें चेंज भी नहीं होगी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड डायरी, और इसी वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. अब कहती है एन फ्रैंक, बच्चों मुझे बहुत देर से एक ऐसे दोस्त की इंतज़ार थी। कल्पना में मैं देखती थी उस दोस्त को जो मेरे दिल की हर फीलिंग को शेयर करे, मेरी डे टू डे की ऑर्डिनरी ज़िंदगी के बारे में हर बात सुने। मैं इस डायरी के अंदर जॉट डाउन मीन्स राइट डाउन, नोट डाउन नहीं करूँगी फैक्ट्स जैसे आम लोग करते हैं, बल्कि मैं इस डायरी को बना लूँगी अपना दोस्त, और आज मैं अपने दोस्त को नाम देती हूँ किटी। बच्चों 1 नंबर में ये पूछा जाता है कि डायरी का नाम एन फ्रैंक ने क्या दिया, तो वो दिया किटी, KITTY। इसको आप याद कर लें, किटी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं एन फ्रैंक के साथ उनकी डायरी है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको उनकी फैमिली के साथ मिला दूं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इनकी पूरी फैमिली की हैं। उनकी ग्रैंडमदर दादी, उनके फादर, उनकी मदर और वो दोनों बहनें, उनकी बड़ी बहन और एन फ्रैंक खुद। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were plunged right in, I would better provide a brief sketch of my life, but as I dislike doing so. कोई भी व्यक्ति अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा एक भी वर्ड जो मैं स्टोरीज़ लिख रही हूँ किटी के अंदर,
मैं सडनली इसको स्टार्ट भी नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ पहले मैं अपने जीवन का संक्षिप्त चित्र यहाँ पर लिखूँ, संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दूँ। ये मुझे डिसलाइक अच्छा नहीं लगता ये करना, हेट है मुझे इससे, बट स्टिल आई विल डू इट। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिताजी सबसे प्यारे पिताजी हैं जितने मैंने आज तक देखे हैं। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मेरे माता पिता की शादी तब हुई जब मेरे पिताजी थे 36 साल के और मेरी माताजी थी 25 साल की। माई सिस्टर मार्गोट, बच्चों 1 नंबर में उनकी बहन का नाम भी पूछा जाता है, आप ज़रूर याद कर लें, मार्गोट, MARGOT, मार्गोट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गोट का जन्म हुआ जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के अंदर 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। बच्चों ये बर्थडे भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर ले। 12 जून 1929 को मेरा जन्म हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। 4 सालों तक मैं फ्रैंकफर्ट रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। याद करो मैंने शुरू में बताया था 1933 में ये चले गए थे हिटलर के डर से, तो पिताजी ने छोड़ दिया था जर्मनी और वो हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। मेरी माँ भी उनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन्स टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। मैं और मेरी बहन को आचेन भेज दिया गया अपनी दादी माँ के पास रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं वहाँ पर गई फरवरी के अंदर। व्हेन आई वॉज प्लक्ड डाउन मीन्स पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, रख दिया गया, ऑन द टेबल एज अ बर्थडे गिफ्ट, एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मेरी बहन के जन्मदिन के दिन मैं वहाँ पर गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उसके गिफ्ट के रूप में टेबल पर रख दिया गया हो। ये देखिए बच्चों, अब देख लेते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। एन फ्रैंक्स फादर मिस्टर ओटो फ्रैंक, यही है मिस्टर ओटो फ्रैंक जो केवल एक अकेले सर्वाइवर थे पूरी फैमिली में से, यही बचे थे और इन्होंने ही एन फ्रैंक की डायरी पब्लिश करवाई थी। एन फ्रैंक्स मदर मिसेस एडिथ फ्रैंक, ये है इनकी माताजी एडिथ फ्रैंक जो वहीं मर गई थी, ये जीवित नहीं बच पाई थी। बच्चों एन फ्रैंक सिस्टर मार्गोट, 1 नंबर में पूछा जाता है इनका नाम, ज़रूर याद कर ले, मार्गोट, ये है इनकी बड़ी बहन। आगे चलते हैं बच्चों। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने वहाँ पर पढ़ाई शुरू करी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। 6 साल तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। मैंने फर्स्ट फॉर्म, बच्चों फॉर्म बार बार यूज़ होगा, फॉर्म मीन्स क्लास, ठीक है, तो पहली क्लास से वहाँ पर पढ़ना शुरू किया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपरेस the headmistress. At end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. 6th क्लास के अंदर उनकी टीचर थी मिसेस क्यूपेरस, हेड मिस्ट्रेस थी वो। बच्चों 1 नंबर में पूछा जाता है 6th क्लास के अंदर उनकी हेड मिस्ट्रेस कौन थी, याद करेंगे आप, मिसेस क्यूपेरस, KUPERUS। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। और जब वो साल ख़त्म हुआ हम बहुत रोए, हमारी मैडम मिसेस कुपेरस भी और हम भी, क्योंकि हमें देनी पड़ी उनको दिल दहलाने वाली फेयरवेल यानी कि विदाई। हम बहुत ज़्यादा उदास हुए। अब बच्चों तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन्स के ऊपर एन फ्रैंक की टीचर मिसेस कुपेरस, जो बहुत पसंद करती थी एन फ्रैंक इन्हें, और बहुत इनका दिल दुखा था जब उन्हें उनको छोड़ना पड़ा था। तो उनके साथ उनकी कुछ फ्रेंड्स भी खड़ी हैं पिक्चर के अंदर। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. 1941 गर्मियों की बात है, इनकी दादी माँ बहुत बीमार हो गई, उनका ऑपरेशन करना पड़ा, इस वजह से उनका बर्थडे उस साल नहीं मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। 1942 जनवरी के अंदर दादी माँ का देहांत हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता था, मैं उन्हें बहुत याद करती थी, मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और इस बार का 1942 का मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन मनाया गया पिछले वाले की कंपनसेशन करने के लिए, और उस समय एक कैंडल एक्स्ट्रा भी जलाई गई, एक मोमबत्ती एक्स्ट्रा भी जलाई गई दादी माँ के लिए। The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942.
एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। चारों हम आराम से यहाँ पर रहते थे। कौन कौन चारों? उनके पिताजी, माताजी, बड़ी बहन और वो खुद। और आज की डेट आ गई है 20 जून 1942 और आज वो लिख रही हैं बच्चों सोलम डेडिकेशन। सोलम मीन्स फॉर्मल ओपनिंग, अपने डायरी की फॉर्मल ओपनिंग कर रही हैं। और आगे चलते हैं वो क्या लिखती हैं डायरी के अंदर, आगे पता चलेगा। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, एन फ्रैंक की दादी माँ मिसेस एलिस फ्रैंक। Dearest Kitty, Saturday, 20th June 1942. Our entire class is quacking in its boot. Dearest Kitty, Dear Diary, Dear Kitty, 20 जून 1942 शनिवार की बात है। हमारी पूरी की पूरी क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग इन इट्स बूट मीन शेकिंग, काँप रहे थे, विथ फियर एंड नर्वसनेस। बहुत ही नर्वस थे हम, डर के मारे काँप रहे थे। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप इन द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। बच्चों रिजल्ट का दिन था। अब तुम्हें पता है रिजल्ट के दिन तो सारे ही काँपते हैं। इवन मैं भी जब स्टूडेंट थी, रिजल्ट आने वाला होता था, मुझे भी बहुत डर लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आने वाला टाइम बताने वाला था कि कौन जाएगा अगली फॉर्म में, फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया था क्लास में, और कौन रह जाएगा इसी वाली क्लास में, यानी कि फेल हो जाएगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास तो हमारी शर्त लगा रही थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। GN एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। GN और मैं, बच्चों यहाँ पर नाम नहीं बताए हैं उसने, इसने केवल इनिशियल्स दी हैं। तो GN और मैं हंस रहे थे क्योंकि दो लड़के हमारे पीछे बैठे थे, उनके नाम थे CN एंड जैक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड। उन्होंने बच्चों पूरी की पूरी अपनी छुट्टियों में कमाई हुई जो भी मनी थी उसको स्टेक पर लगा दिया था, दाव पर लगा दिया था, बेड के ऊपर शर्त लगाई थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से लेकर रात तक यही चल रहा था, तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा, तुम हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेज, प्लीडिंग ग्लांसेज मीन्स बैगिंग लुक्स, एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देम डाउन। तो बेचारे शर्त लगा रहे थे तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं हो पाऊँगा, नहीं तुम हो जाओगे। तो वो बेचारी जो उसकी फ्रेंड थी जी, वो भी उन्हें कह रही थी मत करो ऐसे, और एन फ्रैंक भी गुस्सा कर रही थी कि चुप हो जाओ, ऐसे मत करो। लेकिन वो दोनों बहुत नर्वस थे, काम डाउन हो ही नहीं रहे थे, शांत हो ही नहीं रहे थे। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज, डमीज मीन्स नालायक, that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. अगर तुम मुझसे पूछोगे तो क्वार्टर ऑफ द क्लास, 1/4 ऑफ द क्लास फेल हो जानी चाहिए क्योंकि वो नालायक हैं, उनको अगली क्लास में नहीं जाना चाहिए। लेकिन टीचर्स तो अनप्रिडिक्टेबल, विचित्र प्राणी होते हैं पृथ्वी के ऊपर, कोई नहीं कह सकता वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता उनके बिहेवियर के बारे में। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। मैं चिंता नहीं कर रही थी मेरी सहेलियों के बारे में और मेरे बारे में, क्योंकि मुझे पता था हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। बच्चों मुझे भी बहुत डर लगता था मैथ्स से। तो एन फ्रैंक कहती है कि एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मैं श्योर नहीं थी, वो था मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, वेट। हमें केवल वेट करनी थी कि कब हमारा रिजल्ट अनाउंस होगा। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। फिर हम कहते रहे एक दूसरे को धैर्य रखो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। जहाँ तक बाकी टीचर्स की बात है, मेरी सबसे बहुत अच्छी बनती थी। देर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स थे मेरे, 7 मैन, 7 तो थे जेंट स्टाफ एंड 2 वीमेन और 2 थी लेडीज़। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ्स। मिस्टर किसिंग थे बच्चों ओल्ड फोगी। अब ये फोगी क्या होता है, एन ओल्ड फैशन्ड पर्सन, दकियानूसी, विचारों वाला, जिसके विचार पुराने हो। मिस्टर कीसिंग हमें पढ़ाते थे मैथ्स। बच्चों ये भी नाम तुम याद कर लेना, मैथ्स कौन पढ़ाते थे, मिस्टर कीसिंग। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो बहुत सालों से पता नहीं क्यों मुझसे रूठे हुए थे। बिकॉज आई टॉक सो मच, और रीज़न क्या था, मैं क्लास में बहुत बोलती थी। बच्चों ये बार बार मैं जो मैं बोल रही हूँ वो मैं कौन है, एन फ्रैंक, ध्यान रखना, ठीक है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत बार तो उन्होंने मुझे वार्न करके छोड़ दिया, आगे बात मत करो मत करो मत करो, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा काम दे दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। क्या, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। एक ऐसे दिया उन्होंने सब्जेक्ट के ऊपर,
चैटर बॉक्स क्या होता है बच्चों? टॉकेटिव पर्सन, बातूनी, जो बहुत बात करता है उसको हम कह सकते हैं चैटर बॉक्स। ठीक है, तो बातूनी व्यक्ति के ऊपर उन्होंने एक ऐसे लिखना दे दिया, निबंध लिखना दे दिया। वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट? अब मैं इसके ऊपर क्या लिखूँ? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। फिर मैं सोचा चलो इसके बारे में बाद में सोचेंगे कि मैं क्या लिखूँ। मैंने नोट डाउन कर लिया टाइटल अपनी कॉपी के अंदर और उसको अपनी बैग में रख लिया और चुप बैठ गई। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम को मैंने जब अपना सारा काम पूरा कर लिया था, मेरा ध्यान गया उस ऐसे की ओर जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे लिखने को दिया था, अ चैटरबॉक्स, अ चैटरबॉक्स। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मेरा इंक पेन मेरे मुंह के अंदर था, मैं उसे चबा रही थी और सोच रही थी क्या लिखूँ इस सब्जेक्ट के बारे में। एनी वन कुड रैम्बल ऑन अ लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब मैं भी खुला खुला, जैसे कई बच्चे होते हैं ना उनको आंसर नहीं आता, खुला खुला लिख देते हैं कि हाँ बड़ा सा लिख दिया मैडम खुश हो जाएंगी, तो बोली वैसे मैं खुला खुला सा लिख सकती थी स्पेस दे देकर, लेकिन ऐसा मैं करना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी मैं अपना ऐसा बात अपनी आगे रखूँ, आर्ग्यूमेंट को आगे रखूँ कि पता चल जाए कि कितनी नेसेसिटी है, कितनी आवश्यकता है टॉकिंग की, बोलने की। बोलने के बिना तो हमारा काम नहीं चल सकता। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने बहुत सोचा और फिर मेरे दिमाग में आया एक आइडिया। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। 3 पेज दिए थे मिस्टर कीसिंग ने मुझे लिखने के लिए, लिख दिए मैंने और मैं बहुत संतुष्ट हुई लिखने के बाद। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने कहा, आर्ग्यूमेंट दिया अपने उस निबंध के अंदर कि बोलना तो एक स्टूडेंट का गुण होता है, ट्रेट मतलब गुण। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैं कंट्रोल करने की अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं अपने इस गुण को कंट्रोल करूँ, दबा के रखूँ। बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अपनी माँ के ऊपर गई हूँ, मेरी माँ से मैंने inherited trait ली है, वंशानुगत आदतें ली हैं, मेरे वंश में चली आ रही हैं। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बोलती है और उनसे ही मैंने ये गुण लिया है, मैं भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ। ये बात सुनकर मिस्टर किसिंग बहुत हंसे मेरे आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड essay. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। लेकिन फिर भी मेरी आदत से तो मैं नहीं छोड़ पाई थी बोलने की आदत। मैं फिर बोलने लगी क्लास के अंदर और फिर मिस्टर कीसिंग ने मुझे एक और ऐसे लिखने को दे दिया और इस बार नाम दिया एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। बच्चों ये ना एसेस के नाम आते हैं, पहला ऐसे क्या टॉपिक दिया, दूसरा ऐसे क्या टॉपिक दिया, तो तुम याद कर लेना। पहला था अ चैटरबॉक्स और दूसरा है एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब तुम देखो पहले, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, वो व्यक्ति जिसमें सुधार ना किया जा सके। ठीक है, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स ऐसा व्यक्ति जिसको हम सुधार ही नहीं सकते, बातूनी व्यक्ति, यानी कि वो खुद एन फ्रैंक, क्योंकि एक बार सर ने काम दे दिया था, पनिशमेंट दे दी थी, लेकिन फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं आया, तो वो थी इनकॉरिजिबल। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. तो बच्चों 2 lessons तो ठीक निकल गए इसके बाद एन फ्रैंक के, वो बोली नहीं क्लास के अंदर, लेकिन फिर वो बोलना उसने शुरू किया और मिस्टर कीसिंग को फिर से गुस्सा आ गया। उन्होंने 3rd ऐसे दे दिया उनको, जिसका नाम तुम याद करोगे, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। क्वैक 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 कर रही हैं, मिस्ट्रेस मीन्स लेडी, चैटरबॉक्स लड़की, बातूनी। बच्चों क्वैक 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 क्या होता है? डक की आवाज़ होती है। ठीक है, क्वैक क्वैक क्वैक। ये देखिए बच्चों, ये है एन फ्रैंक और मिस्टर कीसिंग उनको डांट लगाते हुए, क्योंकि वो चैटरबॉक्स थी, बहुत ही ज़्यादा बोलती थी, बहुत ही टॉकेटिव थी क्लास के अंदर। द क्लास रोड। अब बच्चों क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इतनी मिस्टर केसिंग ने जब बोला सारी क्लास हंसने लगी तेज़ तेज़। आई हैड टू लाफ टू, उसे भी हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। लेकिन अब क्या करे वो,
इतने ऐसे वो लिख चुकी है कि अब उसकी जो इंजेन्युइटी थी बच्चों, यानी कि ओरिजिनलिटी थी, कुशलता थी, चतुराई थी टॉपिक लिखने की, वो कल्पना शक्ति जो थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी थी। क्या लिखे अब इस टॉपिक के ऊपर, सेम टॉपिक के ऊपर बार बार कोई क्या लिख सकता है। इट वॉज अ टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैन, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to the end in verse, and I jumped for joy. अब मैं क्या लिखूँ, कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, ऐसा जो सबको पसंद आए। तो उस समय मेरी फ्रेंड थी सैन, उसने मेरी मदद करी। वो कविता लिखने का शौक़ रखती थी और उसने मुझे कहा शुरू से लेकर अंत तक क्यों ना तुम अपने ऐसे को कविता के रूप में लिखो। वर्स मतलब कविता। और मैं भी खुशी से उछल पड़ी। हाँ, इस बार कविता लिखते हैं। लिखने का शौक़ था बच्चों एन फ्रैंक का, तभी उन्होंने 13 साल की उम्र में ही डायरी लिखनी शुरू की। वो राइटर बनना चाहती थी और इसी वजह से उनके पिताजी ने बाद में इनकी इस डायरी को पब्लिश भी कराया, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मिस्टर कीसिंग मेरे साथ ना जोक कर रहे थे इस हास्यास्पद टॉपिक को देकर, क्वैक 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 स्पैड मिस्टर चैटरबॉक्स। लेकिन मैं भी अब उनके साथ मजाक करने वाली थी। मैं ये इस तरह की कविता लिखूंगी कि वो जोक उनके ऊपर ही जाएगा, चुटकुला उनका ही बन जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने भी कविता लिख दी, बहुत ही खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। कहानी मैंने लिखी कविता के रूप में और ये कहानी थी मदर डक की। एक डक थी यानी कि बतख थी, माँ थी, और फादर था स्वान यानी कि हंस, और उनके 3 बच्चे थे, डकलिंग्स थे, और उनको उनके फादर ने जान से मार दिया क्योंकि वो सारा दिन क्वैक 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 करते रहते थे। तो इस तरह से कविता बनाकर एन फ्रैंक ने बच्चों लिख दी। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और मिस्टर कीसिंग ने भी जोक को चुटकुले की तरह ही लिया। ही रेड पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। वो उन्होंने क्लास के अंदर कविता पढ़ी, खुद की टिप्पणियाँ भी दी, खुद के कमेंट्स भी दिए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और क्लासों में भी जाकर उन्होंने उस कविता को पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उस दिन से मुझे बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया क्लास में, अब मैं बोल सकती थी, और एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, बल्कि अब मिस्टर कीसिंग भी नए नए चुटकुले बनाने लगे थे आजकल। योर्स एन, आपकी एन। तो बच्चों ये था एक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के अंदर से छोटा सा पार्ट तुम्हारे लिए, और ये हो गया है अब हमारा कंप्लीट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी स्क्रीन्स पर देखिए, ये है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के नीचे जो दिख रहा है बच्चों, ये इनका घर है। इनकी ओरिजिनल डायरी की पिक है, ये बंद वाली है, और ये खुली वाली है जो प्रिजर्व की गई है, सेव की गई है। ये है बच्चों एन फ्रैंक, जिनकी स्टोरी आज हमने पढ़ी, और कितना दुख होता है जानकर कि कितनी छोटी सी उम्र में इनको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। बच्चों अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आ गया हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू in the next video. Take care all of you. Bye.